वेलकम टू लॉ एंड भारत चैनल। हम प्रीवियस क्लास में राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात कर रहे थे। उस क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स कवर कर लिए थे। तो बाकी रेसिड्यू पार्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वही सेक्शन 54 ऑफ द CRPC और करस्पॉन्डिंग सेक्शन 53 ऑफ द BNSS में, और सेक्शन 56 ऑफ द CRPC और करस्पॉन्डिंग सेक्शन 57 ऑफ द BNSS, और सेक्शन 57 ऑफ द CRPC और सेक्शन 58 ऑफ द BNSS। ये जो चारों हैं सेक्शन 48, 48, 53, 57, 58 ऑफ द BNSS, ये सारे ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस ऑफिसर हैं। जो भी आपके अधिकार है, जो भी आपका अधिकार है, जो भी राइट्स हैं, वो कौन एक्सरसाइज करेगा, वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, वो पुलिस ही करेगी। चलिए समझ लेते हैं सेक्शन 50 और सेक्शन 53 BNSS में क्या करता है। कि जब भी कोई पर्सन अरेस्टेड होता है तो सून आफ्टर अरेस्ट, मतलब अरेस्ट होने के बाद वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब चेकअप किया जाएगा। कौन चेकअप करेगा? मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो नहीं है तो फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब सपोज़ कोई पर्सन ऑफेंस किया है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो इमीडिएटली उसको जाके कोई भी मेडिकल ऑफिसर, मतलब जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उनके जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो एग्जामिनेशन करेंगे। अगर उसमें एक्सेप्शन केस है, अगर सपोज उसमें कोई डॉक्टर नहीं है तो फिर थोड़ी ना एग्जामिनेशन वो नहीं होगा, एग्जामिनेशन होगा। कौन करेगा उस केस में? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये नॉर्मल केस है। अगर पर्सन अरेस्टेड इज ए फीमेल पर्सन, देन अगर फीमेल पर्सन भी होता है तो सोन आफ्टर अरेस्ट दैट एग्जामिनेशन विल बी डन बाय द फीमेल मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और इन केस द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल देन द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जो प्राइवेट जो भी डॉक्टर्स हैं वो भी चेकअप कर सकते हैं, ये एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। बट नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल और वायबल होता है। नेक्स्ट, जो भी ये एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद एक रिकॉर्ड तो बनेगा। तो जो भी मेडिकल ऑफिसर हो या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, वो रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे? जो रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें क्या मेंशन करेंगे कि इंजरीज और मार्क्स ऑफ वायलेंस उस बॉडी पे। सपोज एक ये पर्सन अरेस्ट हुए हैं तो इनके सपोज कुछ खरोच है या फिर कुछ कोई खून निकल रहा है, तो फिर वो रिकॉर्ड बनाएंगे कि ये अरेस्टेड पर्सन है, इनके यहाँ पे मुंह पे इंजरीज है, या फिर मार्क्स ऑफ वायलेंस है, मतलब कहीं पे ये यहाँ पे सूजन हो गया है तो फिर ये मार्क्स ऑफ वायलेंस बन गए। इंजरी मतलब कोई सपोज कोई कट है या फिर मतलब कहीं पे खून निकल रहा है तो वो इंजरी है। मार्क्स ऑफ वायलेंस मतलब कहीं पे सूजन है, कहीं पे फूल गया है तो वो मार्क्स ऑफ वायलेंस है। तो ये रिकॉर्ड करेंगे, इंजरीज और मार्क्स ऑफ वायलेंस रिकॉर्ड करेंगे, और अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ सच इंजरीज और मार्क्स ऑफ वायलेंस। रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या मेंशन करेंगे? अरेस्टेड पर्सन कौन है, उसका एज क्या है, वो जेंडर क्या है, वो सब वगैरह डिटेल्स मेंशन करेंगे। उसमें भी ये लिखेंगे कौन से ऑफिसर ने इनको एग्जामिनेशन के लिए लाया था। और उसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इंजरी उस बॉडी पे, जो बॉडी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन में कोई इंजरी है या फिर कोई मार्क्स ऑफ वायलेंस है। इंजरी मतलब कोई ज़्यादा सीरियस है, सपोज कोई कट है, कोई खून निकल रहा है तो वो इंजरी बन गया। मार्क्स ऑफ वायलेंस मतलब खून तो नहीं निकल रहा है बट सपोज कोई सूजन हो गया, कोई फूल गया है तो वो मार्क्स ऑफ वायलेंस है। और अप्रोक्सीमेट टाइम, कितना टाइम हुआ है जो मार्क्स ऑफ इंजरी और फिर वायलेंस का, मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजरी का कोई टाइम, अप्रोक्सीमेट टाइम। सपोज 5 बजे लेके हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर एग्जामिनेशन के बाद बताएगा कि नहीं, ये जो इंजरी है ये 2 घंटे पहले या फिर 2 बजे के आसपास हुआ होगा, ऐसे टाइम बताएगा। ठीक है ना। अभी रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन कॉपी टू अरेस्टेड पर्सन और पर्सन नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन, ये तो हो गया। पर्सन अरेस्ट होने के बाद डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए जाएगा। एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर क्या करेगा? कोई रिपोर्ट तो देगा। जैसे हम लोग एग्जामिन करने के बाद मेडिकल रिपोर्ट लाते हैं ना, एक्सरे सपोज करने जाते हैं, एक्सरे रिपोर्ट तो देता है, वैसे ही रिपोर्ट देगा। रिकॉर्ड उसको बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद जो रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन है वो उसको अरेस्टेड पर्सन को दिया जाएगा, या फिर अगर अरेस्टेड पर्सन चाहे तो कोई और पर्सन को अगर वो नॉमिनेट किया गया कि या फिर कराया होगा तो उसको भी कॉपी दिया जाएगा। बस इसमें सेक्शन 54, 53 में यही बता रहा है। बट उसमें एक नया चीज़ BNSS में, ये सेम था 54 CRPC में जो भी है, सेक्शन 53 BNSS सेम है। एक नया चीज़ में ये ऐड किया गया है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए एक्यूज को या फिर अरेस्टेड पर्सन को वो जाएगा हॉस्पिटल में, कोई तो पुलिस ऑफिसर लेके जाएगा ना, जो भी IO है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो उनको अरेस्टेड पर्सन को लेके जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए। अगर वो मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन ये है कि नहीं, हमें और 1-2 और, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ आपको खांसी हो रही है तो डॉक्टर साहब क्या लिख देते हैं, आप पहले ब्लड का टेस्ट करके लाओ।
ये फर्स्ट स्टेज है। सपोज़ ब्लड टेस्ट में निकलता है नहीं कुछ और सीरियस है, सपोज़, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे और कुछ और टेस्ट लिखेंगे। तो वैसे ही पहले अगर टेस्ट में निकल जाता है सब कुछ रिपोर्ट तो फिर ठीक है, अगर उनका ओपिनियन है कि नहीं और एक दो और एग्जामिनेशंस नेसेसरी हैं तो फिर वो कर सकते हैं। बस इतना ही ऐड हुआ है कि इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वन और मोर एग्जामिनेशन देन ही में डू सो। बस इतना ही सेक्शन 54 और 53 BNSS में यही चीज़ बताया गया है। सेक्शंस मतलब आप अगर अरेस्ट हुए हो आप तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, चेकअप होना ज़रूरी है, तो ये आपका अधिकार है। तो कौन कराएगा? पुलिस कराएगा। तो इसीलिए ये कवर सारा ये सारा पार्ट जो है ये ड्यूटीज ऑफ द पुलिस है। जो आपका अधिकारी ये एक्सरसाइज करेगा कौन, इंप्लीमेंट करेगा कौन? अब पुलिस करेगा। तो क्योंकि पुलिस आपको लेके जाएगी हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 56 ऑफ द CRPC और कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 57 ऑफ द BNSS। इसमें ये बोलता है कि अगर इफ द पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट देन पुलिस ऑफिसर take or send the arrested person to the magistrate having jurisdiction or OIC of the police station. Suppose इस केस कौन से केस में, सपोज फॉर एग्जांपल सपोज ये है एक बहुत ही बदमाश आदमी, ये क्या हुआ रास्ते पे किसी को तलवार से मार रहे थे और मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक पुलिस ऑफिसर। तो मैंने इनको विदाउट वारंट में अरेस्ट किया है क्योंकि मेरे सामने ऑफेंस हुआ है, उसमें मजिस्ट्रेट का परमिशन से ही नहीं है, कॉग्निजेबल है, ऑफेंस हुआ है तो मेरे सामने, तो मैं अरेस्ट करूँगा। तो मैंने इनको अरेस्ट किया। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इनको OIC ऑफ द पुलिस स्टेशन में लेके जाऊँगा। अगर सपोज़ मैं खुद अगर मैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर हूँ बिलो द रैंक ऑफ द OIC ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं जाके ये अरेस्टेड पर्सन को किसको प्रेजेंट करूँगा? कहाँ किसके पास? ना OIC ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। सपोज मैं खुद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हूँ या फिर कोई DSP हूँ जैसे सुपीरियर रैंक है हो, तो अगर मैंने अरेस्ट किया है और मेरा थाने में जुरिस्डिक्शन है, सपोज मेरे एरिया में है, मेरे एरिया में ऑफेंस हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? अरेस्ट करके या तो लेके जाऊंगा या फिर भेजूंगा। मैं खुद लेके जाऊंगा या फिर किसी के द्वारा भेजूंगा। किसके पास? मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसके जौन से मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है उनके पास भेजूंगा। मतलब इमीडिएटली अरेस्ट होने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज दूंगा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द बेल। सपोज ये पर्सन को अरेस्ट हुआ बट ये बेलेबल ऑफेंस है तो मैं इनको पुलिस बेल दे दूंगा। कौन कौन से बेलेबल ऑफेंस है, कौन कौन से नॉन बेलेबल है, वो हम बाद में दूसरे क्लास में समझेंगे। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो इमीडिएटली हम उसको बेल दे देंगे और उसको मजिस्ट्रेट के पास लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही आपको मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन पावर में वो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन होता है, वो अरेस्टेड पर्सन को बेल देंगे या नहीं देंगे, ठीक है ना। तो बस सिंपल यही चीज़ बोलता है कि अगर आप अरेस्ट करते हो तो इमीडिएटली लेके OIC ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास जाओ, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास लेके जाओ या फिर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन उनके पास लेके जाओ, प्रेजेंट करो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द बेल। अगर बेलेबल ऑफेंस हो तो लेने का ज़रूरत नहीं है, वो जाके उनको बेल दे दो, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन 57 ऑफ द CRPC और सेक्शन 58 ऑफ द BNSS। इसमें ये बोलता है कि पर्सन अगर अरेस्टेड हुआ है विदाउट वारंट तो नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। ये भाई साहब किसी को बीच रास्ते में मार रहे थे, कोई तलवार लेके वो तलवार से मार रहे थे, तो ये पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट है। और अगर इनको मैंने अरेस्ट किया है तो मैं इनको पहले अरेस्ट कर कहाँ पे लेके जाऊँगा? थाना लेके जाऊँगा। अगर मैं सपोज OIC ऑफ द पुलिस स्टेशन के रैंक से नीचे हूँ, सब कोई SI हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ या फिर ASI हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, तो मैं ये सेक्शन 56 और सेक्शन 57 के हिसाब से मैं किसको अरेस्ट करने के बाद किसके पास लेके जाऊँगा? OIC ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरे सुपीरियर ऑफिसर इंस्पेक्टर ही आपका एक थाना का सबसे सुपीरियर ऑफिसर होता है। तो मैं अगर जूनियर ऑफिसर हूँ तो मैं उनके पास जाके प्रेजेंट करूँगा, ठीक है ना। तो थाना जब लेके जाऊंगा या फिर थाना हो, एक अरेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, मैं रास्ते में भी अरेस्ट कर सकता हूँ। अगर अरेस्ट किया तो उसके बाद मैं मजिस्ट्रेट के पास विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास जाके प्रेजेंट करूँगा। और ये 24 आवर्स जब टाइम होगा वो टाइम्स कैसे कैलकुलेट होगा? एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी, मतलब प्लेस ऑफ अरेस्ट टू मजिस्ट्रेट। सपोज अभी इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सपोज 1/1/2025 रात को 12 बजे पर्सन को पकड़ा गया और उसको अरेस्ट किया गया। आपका आपको पता कैसे चलेगा कब कौन से टाइम में अरेस्ट हुआ? क्योंकि वो चीज़ लिखा गया अरेस्ट प्रोसीजर में, तो अरेस्ट मेमो जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होता है उसमें डेट टाइम सब लिखा होता है। तो उस टाइम से कि 24 आवर्स के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। मेन पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है कि मेनली जब लोग क्या करते हैं, जब पुलिस का टॉर्चर को देखिए, हमारे इंडिया में 3rd डिग्री देने में
हमारे इंडियन पुलिस सबसे माहिर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसीलिए कस्टोडियल डेथ मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। पुलिस बहुत ही मतलब डील करती है जो क्रिमिनल के साथ, बहुत ही गंदे तरीके से डील कर सकते, तो इसीलिए तो कस्टोडियल डेथ होते हैं, मतलब पुलिस के हिरासत में रहते हुए वो एक्यूज पर्सन या फिर अरेस्टेड पर्सन की मौत हो जाती है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, तो इसमें ये नियम किया गया कि जब भी अरेस्ट करते हो विदिन ए पीरियड 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो। वो जो 24 आवर्स उसको काउंट करने से पहले जो टाइम ऑफ जर्नी है प्लेस ऑफ अरेस्ट टू मजिस्ट्रेट, वो टाइम आप माइनस कर देना, बाकी 24 आवर्स के अंदर उसको प्रोड्यूस करना है। नाउ इस सेक्शन का मेनली पर्पज़ क्या है? देखिए इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, पुलिस क्या करती है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब पुलिस क्या करती है, जब इमीडिएटली अरेस्ट करती है वो थाने में लेके जाती है, बट मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट नहीं बनाती है, क्योंकि ये टाइम कब से टिक शुरू कब 24 आवर्स शुरू कब हो जाए, जब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट आप बनाओगे उसमें टाइम डल जाएगा, उसमें से 24 आवर्स काउंट होगा। तो अभी क्या करते हैं नॉर्मली पुलिस लोग, क्या करते हैं, लाइक लेके जाके थाने में हाजत बोल के होता है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, थाने के अंदर ही एक जो बार होता है, बार के नीचे डाल देते हैं, और वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जो बनता है ना, रिकॉर्ड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से, वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट मतलब कोई कागजात नहीं बनाते हैं, बस अनऑफिशियली उसको रख देते हैं। इसको बोलते हैं इलीगल डिटेंशन। आप जब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कस्टडी और वर्सेस अरेस्ट। तो जब पुलिस को पूछा जाएगा कि आपने तो उस आदमी को 1 जनवरी 2024 रात को 12 बजे लिया और आपने प्रोड्यूस क्यों किया 4 तारीख को, तो पुलिस क्या एक्सक्यूज़ लेती है, हमने तो अरेस्ट ही नहीं किया। तो आपने क्या कर रहे थे ना, हमने अरेस्ट नहीं किया, बस उसको कस्टडी में रखे। देखिए उसको इलीगल कस्टडी बोलते हैं, ये भी इलीगल डिटेंशन है, उसका रेमेडी हबीस कर्पस रेट होता है। तो एक अरेस्ट कब होता है, जब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जब प्रोसीजर फॉलो करता हो तब अरेस्ट होता है, बट बिना आप वो प्रोसीजर फॉलो करें अगर आपको पुलिस आपको डिटेन करके रखती है तो इलीगल डिटेंशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, विदाउट ड्यू फॉर्मेलिटी इलीगल डिटेंशन। अगर विदाउट ड्यू फॉर्मेलिटी फॉलो किए पुलिस आपको रखती है तो उसको बोलते हैं इलीगल डिटेंशन। उस केस में रेमेडी है आपका हबीस कर्पस, जो रीट है, आप हाई कोर्ट में रीट फाइल करोगे वो इलीगल डिटेंशन किया हो गया, क्योंकि ये 24 आवर्स के अंदर उसको प्रेजेंट करना होता है। और पुलिस क्या करती है, नॉर्मली मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट नहीं बनाती है, तो वो इलीगली उसको डिटेन करके रखती है 4 दिन 5 दिन, कुछ केस में 10 दिन उसको अंदर करके रखती है थाने में या फिर कहीं और प्लेस में, और कोर्ट में जाके वो, और सपोज़ फॉर एग्जांपल इसको सपोज़ 1 में देखो ध्यान से देखना सपोज़ 1 जनवरी 2025 को रात 12 बजे अरेस्ट हुआ, एक आदमी को पकड़ा उन्होंने, किसने, पुलिस ने पकड़ा एक आदमी को। तो पुलिस क्या करती है, अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाती है तो मैं सपोज़ मेमोरेंडम, ये देखिए अभी मेमोरेंडम, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ सो दैट आपको ईजी रहेगा। कस्टडी और अरेस्ट के मतलब डिफरेंस में समझाऊंगा अभी एग्जाम्पल के द्वारा, ये ध्यान से देखना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप कभी भी पुलिस अरेस्ट करें तो ये नॉर्मली पुलिस लोग यही करते हैं, आप समझ लीजिए क्या होता है, खेल क्या उसमें झोल क्या रहते हैं। देखिए फर्स्ट 2025 को रात 12 बजे किसी को पुलिस ने पकड़ा, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, उसको लेके कहाँ पे लेके गए, पुलिस स्टेशन में लेके गए। पुलिस स्टेशन में उसको 3 दिन रखे, जिसको ये 3 दिन रखना पुलिस को, उसको बोलते हैं कस्टडी में रखे, और इलीगल डिटेंशन भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक बार पुलिस आपको लेके गए मतलब 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है। अगर 24 आवर्स क्रॉस करता है तो फिर वो इलीगल डिटेंशन बन जाएगा। अभी नियम के हिसाब से पुलिस आपको अरेस्ट किया मतलब इमीडिएटली अरेस्ट मेमो बनाएगी। अब जब अरेस्ट मेमो जब टाइम होगा उससे 24 आवर्स के अंदर, दिख रहा है ना आपको 24 आवर्स, देखिए 1/1/2024 को रात को 12 बजे अरेस्ट किया, तो नॉर्मली पुलिस लोग क्या करते हैं, थाने में लेके जाते हैं, पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे रख देते हैं, उसको बोलते हैं कस्टडी या फिर इलीगल डिटेंशन। बट नॉर्मली नियम क्या है, 1/1/2020 रात को 12 बजे पुलिस ने आपको अरेस्ट किया तो इमीडिएटली अरेस्ट मेमो बनाया गया, क्योंकि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो प्रोसीजर जब फॉलो करेगा उसमें अरेस्ट मेमोरेंडम अरेस्ट बनाया जाएगा, उसमें टाइम डलेगा कि इस टाइम इस डेट में मैंने अरेस्ट किया, उस टाइम से 24 आवर्स के अंदर ये मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करेंगे। बट नॉर्मल केस है यही नियम, बट नॉर्मल केस में यही करते हैं, लाके 2 दिन बिठा के रख देते हैं, पुलिस आके 2 दिन थाने में बिठा के रख देती है या फिर कहीं और बिठा के रख देती है,
वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करती है। तो ये सारा जो है प्रैक्टिकल इशू है, ये जो राइट्स हैं आप ध्यान से याद रख लीजिए। ये नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। क्योंकि देखिए क्राइम तो बढ़ जा रहा है। अगर आप क्राइम को सपोज़ आपके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हो रहा है और आप उसको डिफेंस में भी ऐड कर रहे हो तो आप भी क्रिमिनल माने जाते हो, पुलिस आपको भी पकड़ के लेके जाएगी। तो ये सारे आप याद रखिए आपके अधिकार, सो दैट पुलिस भी आपके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सके। ये पार्ट 2 वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिए, और हमारे जो भी लॉ भी क्लासेस चल रहे हैं उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए या फिर आप हमको फ़ोन कीजिए, हम डिटेल्स आपको समझा देंगे। और अगेन ये वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।